वेलकम स्टूडेंट्स। सो हमारे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का ये पार्ट 12 है। तो पार्ट 12 स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं, एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने फिलियारिसिस करके एक डिजीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो हमें क्या पता चला था कि फिलियारिसिस के 3 टाइप होते हैं स्टूडेंट्स। तो लिम्फेटिक फिलियारिसिस, सबकटेनियस फिलियारिसिस एंड सीरस फिलियारिसिस। तो हमें क्या पता चला था, जो फिलियारिसिस है वो कैसे होता है स्टूडेंट्स, थ्रेड लाइक वॉर्म्स से होता है। तो क्या क्या वॉर्म्स थे वो, वुशरेरिया, बैनक्रॉफ्टी, ब्रुगई मलई एंड ब्रुगई टिमोरी। और जो सबकटेनियस और सीरस फिलियारिसिस फैलाते हैं उनका क्या था, मैंसोनेला एसपीपी। तो ये सब टाइप्स के वॉर्म्स थे। तो ये वॉर्म्स क्या करते थे, लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक करते थे और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते थे। तो इसके वजह से क्या होता था, हमारे जो सेल्स के बीच में स्पेसेस है उनके बीच में फ्लूइड एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता था, हमारे अंदर फ्लूइड जमा होने, जिसके वजह से हमारे जो लिम्स रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग होने लगता है स्टूडेंट्स। और फिर वो एलिफेंट्स के लेग्स टाइप दिखने लगते हैं, इसलिए हम उसे एक एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। तो ये सब हमने फिलियारिसिस में देखा था, और भी देखा था, साइंस और सिम्टम्स देखा था हमने फिलियारिसिस में, फिर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देखा था, फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखा था। तो उसके बाद हमने एक और छोटा सा डिजीज़ देखा था स्टूडेंट्स, डेंगू, जो फिर से एक मॉस्किटो के वजह से फैलता है, जिसमें डेंगू का वायरस रहता है। तो 4 टाइप के डेंगू के वायरस होते हैं, डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। ऐसे 4 टाइप के डेंगू वायरस होते हैं जो कि डेंगू फैलाते हैं। तो ये पहले मच्छर को इन्फेक्ट करते हैं, मॉस्किटो को इन्फेक्ट करने के बाद मॉस्किटो किसी को बाइट करता है तो उस पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये ज़्यादा ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब जो रेनी सीजन के टाइम का जो टेम्परेचर रहता है ना, उसमें ये ज़्यादा फैलते हैं स्टूडेंट्स। और या तो उसके ऊपर टेम्परेचर रहेगा तो इतना उनका रिप्रोडक्शन नहीं होता, या तो उससे कम टेम्परेचर होगा तो इनका रिप्रोडक्शन बहुत ही कम होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो 23 to 28 का टेम्परेचर होता है ना स्टूडेंट्स, वो इसमें ज़्यादा फैलते हैं। तो ये फीवर बहुत ही डेंजरस होता है, इसके बारे में भी हमने देखा था। तो आज हम नए डिजीज़ के बारे में देखेंगे, निमोनिया के बारे में। बहुत सुना होगा आपने निमोनिया के बारे में, तो आज देख लेते हैं क्या है निमोनिया। निमोनिया इज एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स और एल्वेलाई ऑफ लंग। तो निमोनिया क्या है स्टूडेंट्स, जो हमारे लंग्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें एल्वेलाई होते हैं। क्या होते हैं, एल्वेलाई अंदर लंग्स होते हैं। हम देखेंगे आगे वीडियो में कि एल्वेलाई क्या होता है। फिर अभी के लिए समझ लेते हैं, जो लंग्स में हमारे एल्वेलाई रहते हैं ना स्टूडेंट्स, एल्वेलाई एक पार्ट है लंग्स में, वो क्या हो जाता है, इन्फ्लामेट हो जाता है, वो स्वेल हो जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग्स आने लगती है, वो फूक जाते हैं। तो निमोनिया क्या है स्टूडेंट्स, इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स और एल्वेलाई ऑफ लंग्स। तो आपको ये समझना है क्या होता है। तो हमारे लंग्स होते हैं सूज जाते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ पैथोजेंस। तो ये बहुत सारे पैथोजेंस के थ्रू हो सकता है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो। तो वायरसेस देखते हैं कौन कौन से वायरसेस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, एडेनोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। तो ये सब आपको नाम याद रखने हैं स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडेनोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। तो इन टाइप्स के वायरसेस की वजह से हमें ये होता है। तो और भी पैथोजेंस स्टूडेंट्स, जैसे बैक्टीरिया भी हमें निमोनिया फैला सकते हैं, और कुछ फंगाई भी है जिनकी वजह से निमोनिया हो सकता है। तो वो भी हम आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या है। तो बैक्टीरिया में क्या आता है स्टूडेंट्स, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ये बैक्टीरिया है जो हमें निमोनिया फैला सकता है। और फंगल में क्या आता है स्टूडेंट्स, निमोनोसाइटिस जिरोवेशी एंड निमोनोसाइटिस कैरिनी। तो ये सब आपको याद रखना है। बैक्टीरिया में क्या है स्टूडेंट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एंड फंगल में क्या है, स्ट्रेप्टोसाइटिस जिरोवेशी एंड निमोनिया कैरिनी। तो ये सब आपको याद रखना है, जो भी है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगल है, इनके नाम याद रखना है। और अगर आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आएंगे तो ये आपको लिखना है।
तो कभी कभार 2 मार्क्स के लिए भी इतना ही आ जाता है स्टूडेंट्स, इतना ही लिखने के लिए आ जाता है इनके नाम वगैरह। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है जो हमें निमोनिया, हमारे बॉडी में इनके वजह से निमोनिया होता है। तो निमोनिया क्या था स्टूडेंट्स? इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स एंड एल्वियोलाई। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स निमोनिया क्या है। सो निमोनिया कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय केमिकल बर्न और फिजिकल इंजरी टू लंग्स। तो ये केमिकल बर्न्स, हमारे लंग्स में केमिकल बर्न्स अगर हो जाए, एसिड बर्न्स हो जाए, तो इनसे भी हो सकता है, या तो कोई फिजिकल इंजरी हो जाए हमारे लंग्स में, बाहर से हमें कोई चोट लग जाए जो कि लंग्स तक पहुँचे, तो उससे भी हमें निमोनिया हो सकता है स्टूडेंट्स। तो आपको समझना है कि ये निमोनिया हमें किस किस तरह से हो सकता है। तो केमिकल बर्न्स और फिजिकल इंजरी से भी हमें निमोनिया हो जाएगा, और वायरस, बैक्टीरिया और फंगल से तो होना ही है। सो आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं और क्या है निमोनिया डिजीज़ में। ये ज़्यादा बच्चे लोग में होता है स्टूडेंट्स, जो बेबी रहते हैं उनमें ज़्यादा होता है, निमोनिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उन्हें कोल्ड के वजह से भी निमोनिया हो जाता है स्टूडेंट्स। सो अब कुछ साइंस और सिम्टम्स देख लेते हैं। क्या साइंस और सिम्टम्स हैं निमोनिया के? कफ प्रोड्यूसेस येलो और ग्रीनिश स्प्यूटम ऑफ और फेल्जियम। तो जो कफ रहता है येलोइश हो जाता है या तो ग्रीनिश कलर में हो जाता है। स्प्यूटम मतलब होता है आपका सलाइवा और कफ का जो मिक्सचर होता है उसे स्प्यूटम कहते हैं या तो फ्लेंजियम कहते हैं। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट। हाई फीवर होगा स्टूडेंट्स, आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में तकलीफ होने वाली, जिसे हम डिस्पनिया भी कहते हैं। तो ये सब जो साइंस और सिम्टम्स है आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। येलोइश कफ प्रोड्यूस होगा, ग्रीनिश स्प्यूटम और फ्लिंजियम प्रोड्यूस होगा, हाई फीवर रहेगा, और आपको ब्रीथ लेने में तकलीफ होने वाली, सांस लेने में आपको तकलीफ होने वाली, जिस कंडीशन को हम डायप्सनिया भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये साइंस और सिम्टम्स है, तो याद रखना है। और भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स और क्या क्या है। तो ये आपको नोट भी करते जाना है अपने बुक में, और अपने खुद के नोट्स भी बनाने हैं। तो पॉइंट वाइज आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, और एग्ज़ाम में आया तो आपको ये अच्छे से लिख लेना है। ये आएगा आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि इसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं है, तो 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप ब्रीथ और कफिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, हेडेक, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन एंड मसल एक। तो चेस्ट पेन होने वाला है जब आप अंदर सांस लेंगे तब, और कफ भी होने वाला है आपको। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब आपको भूख नहीं लगेगी। फटीग, आपको थकान महसूस होगी। हेडेक, आपका सर दुखेगा। वॉमिटिंग, आपको उल्टी होगी। जॉइंट पेन, आपके जॉइंट्स में पेन होंगे, और आपको मसल्स में भी पेन होने वाला है। तो ये सब आपका जो है वो साइंस और सिम्टम्स है निमोनिया के। तो याद रखना है आपको, काफ़ी सिंपल है ये साइंस और सिम्टम्स। तो ये आपको याद रखना है, जो कि हमने कोल्ड फ्लू में देखा था, कुछ सिम्टम्स इसमें भी वही है, तो याद रखना है। और देख लेते हैं आगे क्या है। ये नोट भी करना है स्टूडेंट्स आपको। अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब किस तरह से निमोनिया हमें ट्रांसमिट होगा। निमोनिया मोस्टली स्प्रेड बाय डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट। तो निमोनिया कैसे फैल सकता है? पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट। ऑब्वियस स्टूडेंट्स, ये वायरस है, बैक्टीरिया है, तो ये पर्सन टू पर्सन फैलेगा ही, क्योंकि जो वायरसेस है, जो बैक्टीरिया है, वो पर्सन टू पर्सन फैलने वाला है।
It can also spread via droplet released by infected person or even by using shared cloth and utensil. तो ये किससे भी फैल सकता है. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है, खांसता है, तो वो ड्रॉपलेट्स भी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं. या तो कोई दूसरा पर्सन उनके क्लोथ्स पहनता है या उनके यूटेंसिल्स को यूज़ करता है इन्फेक्टेड पर्सन के, तो वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्लोथ्स पे भी वो वायरस रहेंगे, उनके यूटेंसिल्स पे भी वायरस रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे, तो उन्हें भी इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से ये डिजीज़ फैलता है पर्सन टू पर्सन. तो आपको ये भी याद रखना है कि ये पर्सन टू पर्सन फैलता है. अब देख लेते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, किस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे. कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन पैथोजन लीडिंग टू डिजीज. फॉर बैक्टीरियल निमोनिया एंटीबॉडी लाइक बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड क्लोरामफेनिकोल आर इफेक्टिव. सो पैथोजन्स के हिसाब से अलग अलग टाइप के मेडिसिन है. अगर बैक्टीरियल निमोनिया हुआ है तो बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, ये सब जो मेडिसिन है, ड्रग्स है, वो यूज़ किए जाते हैं बैक्टीरियल निमोनिया के लिए. अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो आपको ये सब जो ड्रग्स है वो आपको याद रखना है. बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड क्लोरामफेनिकोल. तो ये सब जो ड्रग्स हैं वो इनके खिलाफ यूज़ किया जाता है जो भी बैक्टीरियल निमोनिया है. और आपको ये नोट भी करना है अपने बुक में, शॉर्ट में आपको जैसे भी पढ़ने को होता है तो उस तरह से आपको नोट करना है. अब देख लेते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, किस तरह से हम निमोनिया से बच सकते हैं वो देख लेते हैं. वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन इन बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स. तो आपको जैसे कि मालूम ही है कि ये वायरस से भी फैलता है, तो उसके वैक्सीन्स अगर हमें पहले से ही लग जाते हैं तो उसके एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी बना लेगी. तो फिर ये अगर वायरस फिर से अटैक करेंगे तो हमें निमोनिया नहीं होगा. तो ये चिल्ड्रंस में दिया जाता है, जो कि आपको पता ही होगा कि चिल्ड्रंस को निमोनिया का वैक्सीनेशंस दिया जाता है और अडल्ट्स में भी दिया जाता है. Vaccine against Haemophilus influenzae and Streptococcus pneumoniae is in first year of life help greatly to reduce the chances of causing pneumonia. So जो इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अगेंस्ट जो वैक्सीन दिए जाते हैं वो ज़्यादातर की पहले साल में ही दिए जाते हैं बेबीज़ को. जो पहले साल फर्स्ट साल के जो बेबी रहते हैं उन्हें ही दिए जाते हैं. और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है स्टूडेंट्स कि निमोनिया ना हो. मतलब इससे बहुत कम चांस हो जाते हैं निमोनिया ना होने के उन बेबीज़ को. तो किन के खिलाफ दिया जाता है वैक्सीन? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के खिलाफ. तो इनके वजह से चांसेस कम हो जाते हैं कि उन्हें निमोनिया ना हो. तो ज़्यादा बच्चों में ही होता है स्टूडेंट्स. आपने देखा होगा कि कोल्ड के सीज़न में, जो भी बारिश के सीज़न में किसी भी आपने सुना ही होगा कि बेबीज़ को निमोनिया हो गया है करके. तो ये ज़्यादा बच्चों में ही होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके पास उतनी इम्यूनिटी नहीं होती है एज के कमी के कारण. तो हो सकता है उन्हें. तो अब हम एक वीडियो से देख लेते हैं क्या होता है. तो एक ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि आपको पता ही है, 2 लंग्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं लंग्स के. तो ये लंग का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. ह्यूमन बॉडी है ये 2 लोब्स है, लंग्स है ये 2. और ये जो दिख रहा है ट्रैकिया है, लंबा वाला जो वाइट कलर का पार्ट है वो ट्रैकिया है स्टूडेंट्स. और ट्रैकिया के ब्रांचेस को हम ब्रोंकाई बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ब्रोंकाई. और ब्रोंकाई के ब्रांचेस को ब्रॉन्चियल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ब्रॉन्चियल्स. और ब्रॉन्चियल्स के ब्रांचेस को एल्वोलाई बोलते हैं. ये एल्वोलाई है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्टूडेंट्स, इन्फ्लामेशन एट एल्वोलाई. तो ये एल्वोलाई. तो एल्वोलाई क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम सांस लेते हैं तो वो बलून टाइप फूकते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो बलून, और वो हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं जब हम सांस छोड़ते हैं. तो इस तरह से वो वर्क करते हैं. और इसी में हमारे जो ब्लड वेसल्स रहते हैं स्टूडेंट्स, इस एल्वोलाई से
चिपके रहते हैं, जो हमारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं इस एल्वोलाई से चिपके रहते हैं। तो यहाँ से जो एल्वोलाई में ऑक्सीजन आता है वहाँ से एक्सचेंज होता है और हमारे कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड। जब यहाँ पे म्यूकस जमा हो जाता है, उसमें कफ जमा हो जाता है ना, तो ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता। ये किसके वजह से होता है? कुछ बैक्टीरिया, कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस और कुछ फंगस के वजह से होता है, और कभी कभी राउंड वॉर्म्स के भी वजह से होता है स्टूडेंट्स। तो इनके वजह से उधर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए, जिसके वजह से ब्रीथ लेने में हमें तकलीफ होती है, ऑक्सीजन एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने में तकलीफ होती है। तो ये कब होता है? कभी हमारा पार्टिकल जब अंदर आता है, समझो माउथ से अंदर आता है, तो बीच में ना सिलियरी सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, म्यूकस सेल होते हैं। अगर उनसे बच के वो पार्टिकल एल्वोलाई तक आ जाता है स्टूडेंट्स, जैसे इधर आ रहा है एल्वोलाई तक, तो वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। और पहली बात तो इम्यून सिस्टम जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँचने देता है स्टूडेंट। जो भी हेल्दी पर्सन रहता है उनमें एल्वोलाई तक नहीं पहुँच पाता है कोई भी पार्टिकल। बट अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होती है किसी भी रीज़न से, भले उसकी एज कम हो या तो पहले से ही किसी इन्फेक्शन से गुजर रहा है, तो ये पार्टिकल्स वहाँ तक पहुँच जाते हैं स्टूडेंट्स, एल्वोलाई तक पहुँच जाते हैं, ब्रोंचियस तक पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे वो पहुंच गए तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है उनके खिलाफ, और वहाँ पे वो म्यूकस सिक्रेट करने लगता है। वहाँ पे म्यूकस की वजह से वहाँ पे जैम हो जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एक्सचेंज हो पाता, जिसकी वजह से ब्रीथ लेने में तकलीफ होती है। तो ये या तो ब्रोंकाई में ही हो सकता है, या एल्वोलाई में भी हो सकता है, और लंग्स में भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से वहाँ पे म्यूकस जमा होता है और फिर हमें तकलीफ होती है। तो सिम्टम्स देख लेते क्या है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, चेस्ट पेन, कफिंग, फीवर एंड चिल्स, कन्फ्यूजन, हेडेक एंड मसल पेन एंड फटीग। तो सिंपल ये सिम्टम्स है निमोनिया के। तो कभी कभार क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ में तो वेंटिलेटर्स एडमिट किया जाता है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है इसमें, जिसकी वजह से वो सांस ले, उसे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये वेंटिलेटर पे रखा जाता है कभी कभार। और क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभार क्या होता है कि म्यूकस का एक मैटर बन जाता है, एक मास बन जाता है लंग्स के अंदर, एब्सेस जिसे हम कहते हैं, वो मास को हम एब्सेस बोलते हैं। वो लंग्स के अंदर कभी कभार वो क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक्चुअल निमोनिया बोलते हैं। और जब वो लंग्स के बाहर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पीमा। क्या बोलते हैं? एम्पीमा। जब वो मास लंग्स के बाहर क्रिएट होता है तो उसे हम एम्पीमा बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के टाइप है स्टूडेंट्स, तो बुक में आपके नहीं है ये। तो ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल कॉज, तो बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल फॉर फ्लू वायरस, और वायरसेस के लिए एंटीवायरल, एंटी फंगल मेडिकेशन फॉर फंगल कॉज, तो फंगस के लिए एंटी फंगल। रेस्ट एंड फ्लूइड, आपको रेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और एंटी फीवर और पेन मेडिकेशंस भी आपको दिए जाते हैं, पेन किलर्स दिए जाते हैं आपको, फीवर के लिए दवाइयाँ दी जाती है, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स एंड ऑक्सीजन, और कभी कभार आपको वेंटिलेटर्स पे भी रखा जाता है। तो ये है निमोनिया डिजीज़ जो हमने देखा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइफाइड डिजीज़ के वजह से, जो फिर से एक मॉस्किटो के वजह से आपको होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में टाइफाइड डिजीज़ के साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।